नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे, इस समय मध्य प्रदेश की सबसे गर्म खबर है कि कल भोजशाला यानी धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन क्यों होगा। क्योंकि यह इस कारण चर्चा ज़्यादा हो रही है कि कल जुमे की नमाज के साथ ही कल बसंत पंचमी है। अब यह बसंत पंचमी लगभग 14 साल बाद पड़ रही है। इसके पहले 2012 में थी और 2014 में। लेकिन सबसे मुश्किल की घड़ी थी 2006 में, जब की भोजशाला खुली थी। इसके पहले बंद थी, भोजशाला खोली गई थी। उस समय 42 साल बाद बसंत पंचमी और जुमा एक साथ हुआ था। उसमें बहुत ही ज़्यादा तनाव की स्थिति थी। उस समय स्थिति कैसे संभली थी वो तो हम उन्हीं अधिकारी से थोड़ी देर बाद आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन जो 2012 में हुआ उसको लेकर जो हुआ, अब चूंकि हिंदू पक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने आज इस मामले में जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि सुबह से लेकर 12 बजे तक हिंदू पक्ष अपना पूजन कर सकता है। अब 12 से के बाद नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन 4 बजे के बाद फिर पूजा हो सकती है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि शासन को ज़्यादा किसी दबाव में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ढंग से पालन होगा तो मुझे लगता है सब कुछ शांतिपूर्ण निपट जाएगा। और हर आदमी ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हो, सब कुछ शांतिपूर्ण निपट जाए। शांतिपूर्ण निपटने की संभावना भी इस कारण अधिक है क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, मतलब भाजपा की सरकार है। तो केंद्र से भी पर्याप्त मदद मिलेगी, चाहे फोर्स की और बात, लेकिन और चीज़ों को लेकर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय लेना है कि किस तरह सब शांतिपूर्ण हो जाए। अब हम उसी मामले में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। उन आईजी से आपका रूबरू कराते हैं जो 2006 में आए, वहाँ जब पहली बार भोजशाला खुली थी। अब खुलने के बाद बसंत पंचमी और जुमा एक साथ हुआ था। उन आईजी का मैं परिचय करा रहा हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव 2006 में इंदौर जोन के आईजी थे। अब इंदौर में भी, क्योंकि इंदौर पहले एक जोन था, अब इंदौर शहर अलग हुआ था, इंदौर ग्रामीण के आईजी देखेंगे। लेकिन हम डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव से पूरे घटनाक्रम के बारे में आप उनको सुनवाते हैं कि क्या हुआ, कितनी चुनौती थी उनके सामने, अब किस तरह उस मामले को उन्होंने निपटाया, उस बारे में पहले उन्हीं से सुनते हैं। आपका पब्लिक वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2006 में जो भोजशाला खुलने के बाद पहली बार बसंत पंचमी और जुमा एक साथ हुआ था, उस समय निश्चित रूप से आपके सामने बड़ी चुनौती थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको पूरी जिम्मेदारी दी थी, कहीं राज्य सरकार ने आपको जिम्मेदारी थी। उस समय आपके सामने क्या चुनौती थी और उससे आप कैसे निराकृत किए और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया? भोजशाला एक 11वीं शताब्दी की राजा भोज के द्वारा बनाई हुई मॉन्यूमेंट है। इसमें शुरू में 6 स्कूल हिंदू फिलॉसफी के चलते थे। ओवर द ईयर्स कुछ ओनरशिप को लेके कंट्रोवर्सी हुई, रिलीजियस कंट्रोवर्सी हुई, तो भारत सरकार ने इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करके और बंद कर दिया था। फिर बाद में भोजशाला खुली और 2003 में एक ऑर्डर आया कि बसंत पंचमी को और मंगलवार को यहाँ पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं पूजा कर सकेंगे और शुक्रवार को इसमें नमाज होगी। लेकिन 2006 में ऐसी स्थिति बन गई पहली बार जब भोजशाला खुली थी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ गई। अब पुराने नियमों के अनुसार बसंत पंचमी को पूजा के लिए हिंदू समुदाय परमिटेड था, सरस्वती जी पूजा होती, हाँ, और शुक्रवार को नमाज होती थी। तो जब दोनों चीज़ें एक ही दिन हो गई तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और उस समय मध्य प्रदेश में आपको याद होगा 2003 में बीजेपी सरकार आई थी 10 साल के कांग्रेस शासन के बाद। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, उनको ऐसा लगता था कि वो पीड़ित रहे हैं और अब उनको एक खुली छूट मिल गई है और खुली हवा में वो सांस लेंगे और भोजशाला में केवल वो पूजा करेंगे। बट इस बीच भारत सरकार ने इंटरवीन किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने, मैं कहूँगा उस समय का देश का लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सबसे कठिन आदेश दिया जिसका पालन किया जाना लगभग असंभव था। हिंदू समुदाय ने 3-4 महीने पूरे मध्य प्रदेश में रथ घुमाकर और सबसे गंगा जल लेकर घड़े में और चावल देकर उनसे कसम खिलाई की थी आप बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के लिए आप भोजशाला आएंगे।
दूसरे समुदाय में भी लग रहा था कि अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भी सब जगह फतवा जारी कर करके सबसे मिलके, और उस समय सिमी बैंड नहीं था, तो सिमी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट के भोजशाला के बाद ही सिमी पे तीसरी बार बैन लगा था। उनके कुछ एक्टिविस्ट आए और घर घर में रुके वहाँ पे, और उन्होंने कहा हर घर से, पूरे मालवा से 2-2 लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। इस हिसाब से जब हमने कैलकुलेशन किया तो करीब 25,000 30,000 माइनॉरिटी के लोग नमाज पढ़ने जाएंगे और 1 लाख से 1.5 लाख मेजॉरिटी के लोग वो भोजशाला में पूजा करेंगे। अब जो आदेश आया वो बहुत ही कठिन था। वहाँ पर दूसरी सरकार थी, स्टेट में दूसरी सरकार थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग वहाँ पे थे एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स। हमसे कंसल्ट नहीं किया गया कि इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट नहीं किया गया, तो दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिए। उन्होंने आदेश पारित कर दिया हमको सुने बिना, और वो आदेश था कि सनराइज से 12:30 बजे तक पूजा और हवन होगा। 12:30 से 1 के बीच में भोजशाला खाली कराई जाएगी मेजॉरिटी कम्युनिटी से। कितनी कम्युनिटी? 1 लाख लोगों से। और 1 से 3 नमाज पढ़ाई जाएगी, और 3 से 3:30 तक फिर भोजशाला खाली कराई जाएगी 25,000 लोग से मिनिमम। और फिर 3:30 के बाद फिर से वहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी सनसेट तक। अब इसमें बहुत सारी कठिनाई ये थी, हम कभी आप देखते होंगे, आपने इतने लॉ एंड ऑर्डर देखे हैं, 5,000 7,000 की किसी भी पॉलिटिशियन की भी अगर पॉलिटिकल सभा होती है, उसको खाली कराने में चक्का जाम हो जाता है, पूरे शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है। 1 लाख लोगों से कैसे खाली कराओगे? भोजशाला के जो पीछे गेट है, बहुत छोटा सा गेट है, उससे 1 लाख लोग निकलेंगे कैसे? अगर आप 1 लाख लोग को निकालना शुरू करोगे तो सुबह शाम हो जाएगा, वो खाली नहीं होगी भोजशाला। हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, वीवीआईपी विजिट करते हैं, एक मतलब लेट नाइट तक ट्रैफिक जैम रहता है, तो दूसरे निकलने का तो मुश्किल हो जाता। लेकिन अब आदेश थे, हमको पालन करना था। क्यों कराएंगे? क्योंकि इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर होगा कि पूरे मालवा में या मध्य प्रदेश में ही वो फैल जाएंगे कम्युनल रॉयट्स, तो बहुत सतर्क रहना था। हमने कुछ योजना बनाई, हमने कुछ माइनॉरिटी वालों से बातचीत की, और मैंने कहा उन लोग को हम रात में परिसर में रख लेंगे, उनको टोकन नमाज पढ़ा देंगे। अच्छा, वो भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है तो उसका डिफाइंस भी होता है। इस बार आई एम श्योर नथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इसमें एक पुराना प्रोटोकॉल सेट है कि कहाँ पे नमाज पढ़ाना है, कहाँ से लाना है, कितने लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रोटोकॉल सेट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इतने सालों के जो अनुभव भोजशाला का रहा है उसके बेसिस पे एक जजमेंट दिया है, और किसी में उसको डिफाइंस की मतलब क्षमता नहीं होगी, कोई भी उसको डिफाइन नहीं करेगा। कोर्ट का ऑर्डर, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर को तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। इसलिए हमारे भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ बंध गए। लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है उसके बड़े स्ट्रेंथिंग हो गए उसके हाथ, कि ये करना है, आप नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बाकी हमसे आर्गूमेंट करते हैं, 42 में ऐसा हुआ था, 57 में ऐसा हुआ था, 63 में ऐसा था, 2003 में 6 में ऐसे हुआ। अब ऐसा नहीं है। जो 2006 में जो हमने स्थिति 3 फरवरी को झेली थी वो अब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और उसका कंप्लाइंस हमारे पास सेट एक प्लान मिला है जिसको फील्ड में ट्रांसलेट करना है। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम नाउ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो आज सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है लगभग वही है जो उस वक्त केंद्र सरकार का निर्देश 2006 का था, 3 फरवरी का, लगभग उसी से मिलता जुलता आदेश है। हाँ, सिर्फ उसमें एक अंतर जो मुझे समझ में आ रहा कि इनने उस समय ये कहा था केंद्र सरकार ने कि आप खाली कराएंगे, मतलब पहले पूजा होगी फिर उसके बाद आप जो आपके खाली कराएंगे, या फिर उसके बाद नमाज के बाद भी आप खाली कराएंगे, दोनों चीज़ें कही थी। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है खाली कराने वाला, बाकी लगभग वही चीज़ें हैं। नहीं, और हाँ, एक अंतर और है कि इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। देखिए उस समय एक आदेश ये था कि पूजा और हवन को बीच में रोकेंगे। आप जानते हैं कि सनातन के हिसाब से हवन को बीच में कभी रोका नहीं जाता है, और अगर रोकेंगे तो फिर दोबारा हवन शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ कि किसी दूसरे धर्म के सामने नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो जो वहाँ पे रंगोली रहती है, जो हवन रहता है, उसके पीछे रह के कैसे कोई नमाज पढ़ेगा। तो हमको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ी थी कि छत पे हम व्यवस्था करेंगे जिसमें किसी दूसरे धर्म के सामने ना हो और रंगोली वगैरह ना मिटे जो डेकोरेशन है। अब और हवन भी ख़त्म ना हो, बीच में हवन तोड़ना ना पड़े।
तो उस समय किया था कि उसके पहले ही हवन पूरा हो गया था और उसके बाद नमाज हुई थी। 13 लोगों ने ही नमाज पढ़ी थी, उससे ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ आगजनी शुरू हो गई थी, पथराव शुरू हो गया था, चारों तरफ धुआं-धुआं दिख रहा था। हमने काफ़ी हवाई फायरिंग वगैरह की, लाठीचार्ज की। बहुत विकट स्थिति, जैसे 20-20 क्रिकेट मैच चलता है, तो उस दिन तो 10-10 का क्रिकेट मैच चल रहा था। सबकी आँखें धार में थीं, भोजशाला में, और सबका उन्माद बहुत ज़्यादा था। अब ओवर द ईयर्स सेंटिमेंट्स, इमोशंस सेटल हो गए हैं। अब वो भी जानते हैं कि हमको कहाँ नमाज पढ़ना है, ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उतना ज़्यादा उन्माद नहीं होगा, पीसफुली हो जाएगा और प्रोटोकॉल सेट हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी बड़ी चुनौती को आपने किस तरह स्वीकार किया था, कितना फोर्स आपको मिला था, और वर्तमान में सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए? हमें तो सबसे बड़ी चीज़ ईश्वर की कृपा थी कि बच गए और आपके सामने बैठे हुए, नहीं तो पता नहीं, अगर आप देखें बाबरी मस्जिद के बाद कितने आईजी, डीआईजी प्रोसिक्यूशन फेस किए, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, जुडिशियल इंक्वायरी हुई। तो हमने सबसे पहले जब ये हमें निर्देश मिले, तो हमने बाबरी मस्जिद की जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट पढ़ी कि उनकी क्या क्या कमियां थी और हमको क्या क्या करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जो जुडिशियल इंक्वायरी में बाद में फॉल्ट फाइंडिंग में हमको पकड़ा जाए। तो हमने उसमें देखा, उसमें जो कमियां थी हमने पहले उनको दूर किया। दूसरा, सरकार की तरफ से मुझे पूरे मध्य प्रदेश से कहीं भी किसी भी अफसर का कोई भी संसाधन की ज़रूरत हो, हमको परमिशन दे दी गई थी कि हम सीधे सीधे किसी को भी समन कर सकते हैं। वहाँ पर डीजी और चीफ सेक्रेटरी के पावर्स थे हमारे पास और डिविजनल कमिश्नर के पास, कि हम किसी भी अफसर की कभी भी ड्यूटी लगा सकते थे। हमने जो प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर्स थे, नायब तहसीलदार थे, बहुत सारे, सामान्यतः आप देखते होंगे लॉ एंड ऑर्डर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहुत ज़्यादा बाहर से ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन हम लोग को बाहर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स दे दिए गए थे। पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी दे दिए गए। हमने काफ़ी सेक्टर बना के काफ़ी रिहर्सल की, रूट मार्च की, प्रिवेंटिव अरेस्ट किए, और मेहनत तो लगी थी, लेकिन अब तो सेट प्रोटोकॉल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, फिर भी चूंकि आप बहुत लंबे समय तक सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं मध्य प्रदेश में, एसपी से लेकर डीआईजी, आईजी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डीजी, सब पदों पर रहे हैं बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में, चाहे नक्सली क्षेत्र की बात करें या आपके संवेदनशील, जबकि इंदौर संभाग जो मालवा है काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है सांप्रदायिक मामलों में, वहाँ भी आप रहे हैं। तो आज आप कुछ क्या मध्य प्रदेश के जो युवा पुलिस अफसर हैं या जो आपके जूनियर हैं उनको क्या कुछ आप बताना चाहें संदेश, किस तरह काम करें ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अच्छे से अध्ययन करें, उसके डिटेल्स निकालें, एक एक शब्द का मतलब निकालें, एक एक लाइन का मतलब निकालें, उसके हिसाब से कानून की किताबें खोलें और उसके हिसाब से सेट प्रोटोकॉल निकालें, ऑफिसर्स को लिखित में ड्यूटी दें और रिहर्सल अच्छी करना चाहिए। रिहर्सल करने से बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। एग्जिट का समय देखना चाहिए, कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि एग्जिट कैसे होगा, कोई स्टैम्पीड ना हो पाए, मतलब एक तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये जो कम्युनल प्रॉब्लम है वो ना हो, दूसरा स्टैम्पीड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही धर्म के स्थलों पे कई बार स्टैम्पीड हो जाती है भीड़ की वजह से। कोई कह दे कहीं सांप निकला है, कहीं करंट फैला हुआ है, तो नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक बंदोबस्त के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करना चाहिए। पूरा एक सेट प्लान बनाना चाहिए। इंडिविजुअल्स को मालूम होना चाहिए कि उनके दाहिने कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा हुआ है, सामने कौन है, पीछे कौन है, और किसी भी इमरजेंसी समय उनको किसको कांटेक्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, उसमें लास्ट मिनट अमेंडमेंट्स नहीं होना चाहिए, और रिहर्सल बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार रिहर्सल करना चाहिए। पूजा करने की, हवन करने की, नमाज पढ़ने की, इवैक्यूएशन की, कोई कंटिजेंसी हो जाए तो कैसे सबको निकालेंगे। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक इंटरफेस, कि जो पॉलिटिकल पब्लिक इंटरफेस होता है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जो लोकल्स हैं उनका एक इंटरफेस होना चाहिए, जिससे कोई भी बात में उनके थ्रू बात हो सके, समन्वय हो सके। जो इनके धार्मिक गुरु हैं दोनों समुदाय के, उनसे भी बातचीत करना चाहिए, उनको विश्वास में रखना चाहिए। हमारे समय में तो हमने उनको कंट्रोल रूम में ही बुला के बैठा लिया था और वो हमारे साथ ही थे, और जो इनके समुदाय के जो बड़े लीडर थे रीजनल, उनसे हमने मैसेज करा दिया था कि धार शहर के अलावा कहीं बाहर का व्यक्ति कोई नमाज़ पढ़ने वहाँ नहीं जाएगा, तो लोकल्स पे सीमित कर दिया था।
जबकि सिमी ने बहुत कोशिश की थी पूरे मालवा में एक उथल पुथल हो जाए और हर तरफ से झंडा लेके और नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाए और नमाज ना हो पाए और डिस्टर्बेंस हो जाए। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कोई उसमें, उनका था कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। और स्टेट गवर्नमेंट का था कि हम चाहे जो भी हो जाए भारत सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। और उनका आपको जो चाहिए वो हमसे ले लीजिए, लेकिन हमें रत्ती भर इसमें कोताही नहीं चाहिए, हमें शाम में भारत सरकार के इंस्ट्रक्शन की तामीली चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने 3 फरवरी 2006 को सबसे खराब स्थिति को संभाली थी। उस समय केंद्र सरकार का जो निर्देश था उसका अक्षरशः पालन कराया था। और वो केंद्र सरकार का निर्देश इस कारण भी था कि भोजशाला खुलने के बाद पहली बार बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार था, मतलब जुमा और पूजा एक साथ होनी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कराया था, किसी सब समाजों को एक करके, कहीं कोई किसी तरह की स्थिति खराब नहीं हुई। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया था। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और कल फिर एक बार जुमा और पूजा एक साथ होनी है, उसका कैसे पालन करें विस्तार से बताया है अपने अनुभव के आधार पर। और दर्शकों से को भी ये बताया कि किस तरह से आप सबको इस मामले में सरकार को सहयोग करना है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करें। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।